लेवल पर होगी, यही जानने के लिए आज हमने दो खास मेहमानों को बुलाया है। आस्था जैन और नितिलेश पावस्कर मेरे साथ शो में शामिल हो रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। नितिलेश, इस अच्छी तेजी ये हमने आते हुए देखी, 2 दिन काफ़ी कमजोरी थी लेकिन उसके बाद एक रिकवरी देखने को मिली। क्या लग रहा है आपको, ये एक्सपायरी की वजह से ही है या कुछ और फैक्टर्स भी काम कर रहे हैं बाजार में अभी? देखो, निफ्टी के लिए एक इम्पोर्टेंट बेस बन चुका है 16,400 से लेके 16,500। इसके नीचे जब तक नहीं जाता है मार्केट, शॉर्ट की पोजीशंस ओपन ना करे। हालांकि हम लोगों ने क्लाइंट्स को ऑलरेडी रिकमेंड किया है कि थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी जो इवेंट है कल फेड का, उसके लिए कुछ 16,400 के आसपास के पुट्स बाइंग करवाए है। लेकिन इसमें एक चीज और मैं मेंशन करना चाहूंगा, अगर कल मार्केट इवेंट भी अच्छा होता है, सब कुछ कमेंट्री अगर अच्छी होती है, तो 16,720 या फिर 16,730 के ऊपर अगर ये सस्टेन होना चालू कर देगा तो मार्केट में एक तेजी का माहौल बन सकता है। लेकिन अगर किस कारण से 16,500 के नीचे एक क्लोजिंग अगर मार्केट दे देता है तो फिर से हम लोग थोड़ा सा एक पैनिक देखने को मिलेगा। 16,200 से लेके 16,150 ये दो लेवल्स नीचे के होंगे। अभी के लिए वेट एंड वॉच करें, कल फेड मीट का आउटकम कैसे आता है उसके ऊपर हमें पहले ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। और रही बात एक्सपायरी की, तो एक्सपायरी काफी वोलाटाइल हो सकती है, दोनों साइड के आपको मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं, तो क्वांटिटी जो है वो आपकी छोटी रखें। ओके, तो यहाँ पर बिल्कुल फोकस एफओएमसी पर ही होगा। और आस्था, मेरा सवाल आपसे यही होने वाला था कि बाजार के लिए अगला ट्रिगर तो अब एफओएमसी की बैठक ही होगी। आप क्या की पॉइंट नोटिस करना चाहेंगी वहाँ पर, क्योंकि करीब 75 बेसिस पॉइंट का जो हाइक है वो तो शायद बाजार ने ऑलरेडी फैक्टर इन किया हुआ है। बिल्कुल, गुड इवनिंग। देखा जाए तो 75 बेसिस पॉइंट का यहाँ पे एक हाइक फैक्टर इन किया हुआ है, लेकिन अगर उससे ऊपर 1% तक होता है, क्योंकि यहाँ पे ये माना जा रहा है कि फेड एक तरह से फ्रंट लोडिंग भी कर सकता है। आगे इलेक्शंस हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए उनको जो बड़ा स्टेप लेना है, वो अभी भी ले सकते हैं। तो बाजार का एक तबका ये भी मान के चल रहा है। तो अगर 75 बेसिस पॉइंट तक हाइक आता है, तो बाजार उसको दोनों हाथों से लेगा, एम्ब्रेस करेगा, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। लेकिन अगर 1% का हाइक आता है, तो वो थोड़ा-सा यहाँ पे मार्केट को दिक्कत कर सकता है। और उसके बाद अगर 75 बिप्स का हाइक भी आता है, तो फेड की कमेंट्री क्या है, वो हमें यहाँ पे ज़रूर देखनी होगी, क्योंकि फेड माना जाता है हमेशा अपने जो इंटरेस्ट रेट के डिसीजंस हैं, वो डेटा के आधार पे लेता है। तो डेटा किस तरह से पैन आउट होने वाला है कि और इन्फ्लेशन कहाँ जाता हुआ नज़र आ रहा है, वो एक कमेंट्री में हमें फेड की ज़रूर सुनने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से कमेंट्री भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बट अगर 75 बिप्स का हाइक आता है, तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन 1% का हाइक आता है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा-सा मार्केट्स इसको नेगेटिव ले सकते हैं। चलिए, तो इंतज़ार करना होगा कुछ और घंटों का, क्योंकि आज रात भारतीय समय के हिसाब से ये फैसला सामने आ जाएगा कि यूएस फेड कितनी इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है। 75 बेसिस पॉइंट तक तो बाजार को लगता है कि ठीक है, लेकिन जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है यूएस में, हो सकता है कि फेडरल रिजर्व इस बार ये भी विचार करे कि 1% ब्याज दर बढ़ाई जाए या नहीं। चलिए देखते हैं, तब तक का हम लोग तैयारी कर लेते हैं। लेकिन बाकी जो कल का ट्रेडिंग सेशन है उसकी और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा शुरू करते हैं। खबरों से करेंगे शुरुआत। सरकारी टेलीकॉम कंपनियों के रिवाइवल के बड़े प्लान को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। ईटी नाउ स्वदेश को मिली जानकारी के मुताबिक कैबिनेट ने बीएसएनएल और एमटीएनएल को डेट रिस्ट्रक्चरिंग प्लान के लिए मंजूर कर दिया है। साथ ही साथ बीबीएनएल और बीएसएनएल के मर्जर को कैबिनेट ने हरी झंडी भी दे दी है। मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ रहे हैं मेरे साथ इस खबर पर और डिटेल के साथ। प्रकाश, बताइए क्या क्या तय हुआ आज कैबिनेट में? देखिए, कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है और सोर्सेज के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से कई अहम फैसले कैबिनेट ने लिए हैं। जो सबसे बड़ा फैसला आज की बैठक में हुआ है वो बीएसएनएल और एमटीएनएल के रिवाइवल प्लान से संबंधित है। एक डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम को कैबिनेट ने मंजूरी दी है, जिसके हिसाब से अगले 3 साल के लिए बीएसएनएल को सरकार करीब 29,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड जारी करेगी। उसके अलावा एमटीएनएल के रिवाइवल के लिए अगले 2 साल में सरकार करीब 17,571 करोड़ रुपए के बॉन्ड जारी करेगी। सबसे अहम बात यह है कि इस बॉन्ड पे जो गारंटी फीस है उसको सरकार माफ कर देगी। उम्मीद ये की जा रही है कि इससे एमटीएनएल और बीएसएनएल का रिवाइवल जो है वो संभव हो पाएगा। इसके अलावा बीएसएनएल के साथ जो है बीबीएनएल के मर्जर के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है, जैसा कि हमें सोर्स बता रहे हैं। इसके अलावा एक और अहम फैसला आज कैबिनेट ने लिया है, वो है रूरल एरियाज़ में 4G नेटवर्क के एक्सपेंशन से संबंधित एक एडिशनल फंड के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। ये फंड जो है यूनिवर्सल
सर्विस ऑब्लिगेशन फंड से जारी किया जाएगा। एक और अहम प्रस्ताव था जिसमें बीपीसीएल की जो एक रिफाइनरी है, सब्सिडियरी है बीपीआरएल, उसके लिए अतिरिक्त करीब 2500 करोड़ रुपए के फंड को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। करीब 4:30 बजे एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकार करने जा रही है, जहां पर इन फैसलों की औपचारिक घोषणा जो है वो होगी। ओके, तो यहाँ पर ये बड़े फैसले कैबिनेट से की तरफ से निकल कर आए हैं आज, लेकिन एमटीएनएल पर नजर डालिए, क्योंकि उसके बाद ये बाजार बंद होने से पहले खबरें आ गई थी, प्रकाश लेकर आए थे आपके लिए, और एमटीएनएल का स्टॉक उसके बाद काफ़ी तेज़ी से चला, आज करीब 15% ऊपर जाकर बंद हुआ। आस्था, आपको लगता है कि सरकार की जो कोशिश है ये रिवाइवल की, एमटीएनएल और बीएसएनएल को ये कारगर हो पाएगी और शायद जो एमटीएनएल के शेयर होल्डर्स हैं उन्हें कुछ फ़ायदा मिले? जी बिल्कुल, मुझे तो ये काफ़ी पॉज़िटिव स्टेप लगता है। देखिए, सबसे पहले बीएसएनएल और बीबीएनएल, शायद वो भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड करके ये जो कंपनी है, बेसिकली ये कंपनी ब्रॉडबैंड सर्विसेज़ देती है, और मेरे हिसाब से रूरल एरियाज़ में जहाँ ब्रॉडबैंड सर्विसेज़ प्राइवेट कंपनीज़ नहीं दे पाती, वहाँ ले जाने का काम इस कंपनी का है। तो मुझे लगता है कि पहला ये जो दोनों का मर्जर होगा, ये भी अपने आप में काफ़ी पॉज़िटिव है, और उसके बाद भी एमटीएनएल के साथ होगा। तो ऑल इन ऑल ये पॉजिटिव स्टेप लगता है एमटीएनएल के लिए, और आज भी मार्केट ने थम्स अप दिया। मेरे हिसाब से आगे जाते हुए और अच्छे लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। ओके, नितिलेश, क्या आप बता पाएंगे किन लेवल्स के लिए ट्रेडर्स को फोकस करना चाहिए यहाँ पर एमटीएनएल पर? आज तो करीब 3 रुपए चला, करीब 14-15% ऊपर। जी सर, एमटीएनएल का जो स्टॉक है वो काफी अच्छा लग रहा है मुझे भी। मैं काफी दिनों से ट्रैक कर रहा हूँ, और इसका जो मैं इम्पोर्टेंट लेवल जो देख रहा हूँ 27 से लेके 30 रुपीज के ऊपर अगर ये कोई भी क्लोजिंग देता है, वीकली क्लोजिंग, तो इसमें हम लोग एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। काफी बड़े मतलब दिनों से या फिर सालों से कहे, एक काफी रेंज में स्टॉक पड़ा रहता था, तो मैं इसका वेट एंड वॉच कर रहा हूँ 27 से लेके 30। इसके ऊपर मुझे वीकली क्लोजिंग चाहिए। भले मैं थोड़ा सा महंगा लेने के लिए रेडी हूँ, लेकिन ये जो जोन है वो एक बार क्लियर करके उसके ऊपर वीकली मुझे क्लोजिंग चाहिए। जैसे ही वीकली क्लोजिंग मिलता है तो डेफिनेटली अच्छे ऊपर के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं, और अच्छा खासा इसमें एक अपसाइड मोमेंटम पेंडिंग है। बिल्कुल, अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम पेंडिंग है। पिछले कुछ समय से यहाँ पर ये स्टॉक हमने देखा था कि रेंज में भी था, लेकिन अब सरकार की तरफ से जो फैसला आया है उसके बाद जो 27 रुपए से 30 रुपए तक के भाव की उम्मीद नितिलेश कर रहे हैं, हो सकता है कि वो कल के ट्रेडिंग सेशन में ही देखने को मिले, लेकिन उसके ऊपर अगर वीकली क्लोजिंग होती है तब आप यहाँ पोजीशन बनाएं, तब आपको ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन फोकस स्पाइस जेट पर भी है आज, क्योंकि तकनीकी खराबियों के चलते जो है डीजीसीए ने स्पाइस जेट पर एक बड़ा एक्शन लिया है। 8 हफ्ते के लिए स्पाइस जेट के बेड़े की 50% उड़ानों पर रोक लगा दी गई है। क्या कुछ कहा है डीजीसीए ने और कितना इंपैक्ट पड़ेगा स्पाइस जेट पर? मेरे सहयोगी समीर दीक्षित मेरे साथ जुड़ गए हैं। समीर, बताइए क्या कहा गया है स्पाइस जेट के जो ऑर्डर आया है उसमें? जी बिल्कुल, ऑर्डर ये बिल्कुल साफ कहता है कि स्पाइसजेट एयरलाइन अगले 8 हफ्तों तक अपनी पूरे बेड़े में मात्र 50% ही फ्लाइट ऑपरेट कर पाएगी। जो समय शेड्यूल होता है किसी भी एयरलाइन का, समय शेड्यूल में जो मंजूरी उनको फ्लाइट उड़ाने की दी जाती है, उस समय शेड्यूल का मात्र 50% फ्लाइट ही वो उड़ा सकती हैं। एक तगड़ा झटका जरूर है, लेकिन इस पूरी जो कार्रवाई हुई है इसके पीछे की कहानी ये है कि 1 अप्रैल 2022 यानी कि पिछले 2-2.5 महीने में लगातार स्पाइसजेट एयरलाइन की कई फ्लाइट में जो टेक्निकल दिक्कतें आ रही थी, कई फ्लाइट जो इमरजेंसी लैंडिंग कर रही थी या जो वापस जिनको टर्न अराउंड करना पड़ रहा था, इस तरीके की तमाम जो दिक्कतें थी, उसके बाद में डीजीसीए जो कि एविएशन रेगुलेटर है, उसने स्पाइसजेट एयरलाइन को 5 जुलाई को शो कॉज नोटिस थमाया था और उससे जवाब तलब किया था कि आपकी फ्लाइट के साथ ये दिक्कतें क्यों आ रही हैं। 25 जुलाई को स्पाइसजेट एयरलाइन ने अपनी तरफ से जवाब दिया कि क्या प्रॉब्लम थी और उसमें उन्होंने सुधार के लिए क्या कुछ कदम उठाया है। लेकिन उन तमाम चीज़ों को जांचने परखने के बाद में जो एविएशन रेगुलेटर है उसने साफ तौर पे कहा है कि अगले 8 हफ्ते तक सिर्फ 50% फ्लाइट ही स्पाइसजेट एयरलाइन उड़ा पाएगा और वो एनहेंस्ड सर्वेलेंस पे रहेगी ये पूरी एयरलाइन, उसके फ्लाइट ऑपरेशंस। लेकिन स्पाइसजेट एयरलाइन का ये कहना है कि ये जो आदेश है डीजीसीए का, इसका पूरे फ्लाइट ऑपरेशंस पे यानी कि यात्री संख्या में जो फ्लाइट बुकिंग है, जो एडवांस बुकिंग है, उसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट या नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि ये जो 3 महीने हैं, विशेषकर जून, जुलाई, अगस्त वाले जो महीने होते हैं, ये वो महीने हैं जिसमें लगभग सभी एयरलाइन अपने फ्लाइट ऑपरेशंस की संख्या कम कर देती है, क्योंकि यात्रियों
की संख्या वो कम होती है, ऐसे में फ्लाइंग काफ़ी कम होती है, तो वो अपनी फ्लाइट ऑपरेशंस घटा देती हैं। लिहाजा जो रेगुलेटर का आदेश है स्पाइसजेट का, वो एयरलाइन पे उसका ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन ज़रूर ये साफ दर्शाता है कि स्पाइसजेट एयरलाइन को अभी बहुत कुछ करना है ताकि उसके पूरे फ्लाइट ऑपरेशंस वापस पटरी पर आए और उनकी इमेज को जो धक्का लगा है उसमें भी सुधार वो कर पाएँ। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया समीर इस पूरे अपडेट के लिए। जैसा समीर कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि स्पाइसजेट को बहुत कुछ अभी करना है। इमेज पर भी एक धक्का है जिसकी वजह से जो डीजीसीए ने स्टेप उठाया है। आस्था, कैसे देखना चाहिए इस खबर को? 50% यहाँ पर बोला गया है कि जो आपकी फ्लाइट्स हैं उनको ग्राउंडेड कर दिया गया है। अगले 8 हफ्ते के लिए एक्स्ट्रा सर्विलेंस रखा जाएगा। जो शेयर होल्डर होता है उसको, उसके लिए ये सारी खबरें बहुत अच्छी नहीं होंगी जाहिर तौर पर। आपका क्या व्यू बनता है? देखिए, व्यू तो नेगेटिव है क्योंकि ये जो खबर आई है ये मुझे तो वीक लग रही है स्टॉक प्राइसेस के मूवमेंट के लिए मेरे हिसाब से। और वैसे भी देखा जाए तो सौमित्रा, जो फंडामेंटल्स हैं, अभी भी स्पाइसजेट ने अभी अपने मार्च के नतीजे, क्वार्टर के नतीजे भी घोषित नहीं किए, जबकि कंपनीज यहाँ पे पहली तिमाही ऑफ FY23 के नतीजे घोषित करना चालू कर चुकी है। तो वो नतीजे भी अभी तक नहीं आए, उसके बाद ये न्यूज़ भी नेगेटिव है और मेरे हिसाब से आने वाला टाइम थोड़ा-सा और नेगेटिव हो सकता है स्टॉक प्राइसेस के लिए। तो नई खरीदारी बिल्कुल नहीं करनी है इसमें। मेरे हिसाब से अगर लिया हुआ है तो एक 35 के आस-पास अगर ये गिरता है तो एक बार एग्ज़िट करना ज़्यादा बेटर रहेगा रादर देन कि इसमें कंटिन्यू करना, क्योंकि फिर और भी ज़्यादा प्रेशर स्टॉक प्राइसेस में देखने को मिल सकता है। और नई खरीदारी तो अभी नहीं करने की सलाह है, बल्कि अगर 35 के नीचे जाता है तो एक बार एग्ज़िट करने की सलाह है। तो अगर आपके पास ये स्टॉक है तो 35 का लेवल देखिए, अगर उसके नीचे चला गया ये स्टॉक तो फिर इसमें से एग्जिट कर जाइए, वही अच्छी सलाह है। नई खरीदारी नहीं करनी है, स्पाइसजेट से फिलहाल दूर रहिए, यही सलाह निकल कर आती है। चलिए एविएशन से आगे फोकस करेंगे ऑटोज़ पर। मारुति ने अपने जून तिमाही के नतीजे जो हैं वो अनुमान से कमज़ोर पेश किए हैं, लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि शेयर में आज 1.5% की तेज़ी थी। क्या है वजह इसके पीछे? मेरे सहयोगी सौमित सरकार जुड़ गए हैं बताने के लिए। सौमित, बताइए। मारुति सुजुकी के नंबर्स अगर आप क्यू ऑन क्यू बेसिस पे देखेंगे तो वीक है, और अगर आप एनालिस्ट एस्टिमेट्स के सामने भी कंपेयर करेंगे तो थोड़ा वीक सेट ऑफ नंबर्स रिपोर्ट किया है मारुति ने। अगर आप एबिटा फ्रंट में देखते हैं तो करीब क्यू ऑन क्यू बेसिस पे 21% का फॉल देखने को मिला है, और एनालिस्ट एस्टिमेट्स अगर आप करेंगे तो करीब 300 करोड़ का मिस देखने को मिला है एबिटा फ्रंट में। मार्जिन भी कम हुए हैं, करीब 7.2% पे आए हैं, और नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो क्यू ऑन क्यू बेसिस पे करीब 45% का फॉल देखने को मिला है। अब कंपनी का अगर हम एबिटा फ्रंट पे पहले देखते हैं तो कंपनी ने कहा है कि कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स थे और कुछ नेगेटिव फैक्टर्स थे। पॉजिटिव साइड में फॉरेन एक्सचेंज करेंसी फेवरेबल था कंपनी के लिए, और प्राइस हाइक भी लिया था कंपनी ने, तो ये दो पॉजिटिव फैक्टर्स थे। बट नेगेटिव जिनकी वजह से मार्जिन में हमें ये डिक्लाइन देखने को मिला था वो कारण थे। पहले तो कमोडिटी प्राइसेस काफ़ी बढ़ चुके थे, उसी के साथ नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी कंपनी का कम था, और एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ज़्यादा होने के कारण हमें ये मार्जिन में क्यू ऑन क्यू बेसिस में ड्रॉप देखने को मिला है। उसके अलावा कंपनी ने ये भी कहा है कि शॉर्टेज, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की शॉर्टेज होने के कारण वो करीब 51,000 व्हीकल्स प्रोड्यूस नहीं कर पाए, जिनके ऑलरेडी ऑर्डर्स मिल चुके हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि करीब 2.8 लाख व्हीकल्स ऑर्डर बैकलॉग पे चल रहे हैं कंपनी के लिए एंड ऑफ द क्वार्टर पे, बट कंपनी इस पे काम कर रही है सो दैट वो इस चीज़ को और इम्प्रूव कर सके। उसी के साथ अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट फॉल काफ़ी ज़्यादा था, करीब 45% था, क्योंकि अदर इनकम में एक शार्प फॉल देखने को मिला था, क्योंकि कंपनी ने M2 मार्क टू मार्केट लॉसेस बुक किए थे फर्स्ट क्वार्टर में। करीब 81 करोड़ का अदर इनकम कंपनी ने फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY23 में जनरेट किया, एज कम्पेयर टू 440 करोड़ जो हमें पिछले क्वार्टर में दिखा था। एक शार्प फॉल देखने को मिला है अदर इनकम में, जिसके कारण 45% ड्रॉप हमें कंपनी के नेट प्रॉफिट में देखने मिला है फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY23 में। ओके, तो यहाँ पर खर्च काफ़ी ज़्यादा और इसकी वजह से यहाँ पर फॉल देखने को मिल रहा है प्रॉफिट में। हमने देखा स्टॉक आज बाजार जब चल रहे थे तभी नतीजे आ गए थे, उसके बाद एक गिरावट, उसके बाद एक रिकवरी मारुति में देखने को मिली, 1.5% ऊपर जाके बंद हुआ। नितिलेश, क्या लगता है आपको, बन गया बॉटम यहाँ से? अब ये जो यू टर्न आज लिया मारुति ने, ये कल भी जारी रह सकता है? मारुति की अगर हम लोग बात करेंगे तो 8,000 से लेके 8,200 के आसपास एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर इसके नीचे ही चलना चालू कर देगा तो ही इसमें दिक्कत की बात होगी, लेकिन जब तक ये लेवल्स होल्ड है, मैं जनरली ये कहता हूँ कि 8,000 उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसके नीचे जब तक नहीं जाता है
तब तक आप बाय ऑन डिप्स करके जा सकते हो। ऊपर में एक मैं रेजिस्टेंस देख रहा हूँ 8,800 के आसपास। ये लेवल्स अगर किसी कारण ब्रेकआउट दे देता है तो अपने लाइफ टाइम हाई की तरफ मार्केट जाते हुए मुझे लग रहा है। काफी बढ़िया कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट आया है और ये जनरली सस्टेन होने के चांसेस काफी होते हैं। तो जब तक 8,000 से लेके 8,200 ये लेवल्स होल्ड है तब तक मार्केट में डरने की बात नहीं है। लेकिन सिर्फ कल का कुछ अगर बड़ा ब्रेकडाउन आता है चार्ट्स के ऊपर तो एक बार फिर से रिव्यू करेंगे कि एग्जैक्टली स्टॉक कैसे परफॉर्म करने वाला है। चलिए ठीक है, तो कल का दिन देख लेते हैं, उसके बाद रिव्यू करेंगे, वो बेटर रहेगा। मारुति की बात जब आती है तो सामने टाटा मोटर्स ने भी अपने नतीजे पेश किए हैं और वो काफ़ी डिप्रेसिंग रहे हैं क्योंकि करीब करीब 5,000 करोड़ का यहाँ पर घाटा सामने आया है। शरद जुड़ रहे हैं मेरे साथ डिटेल्स लेकर। शरद बताइए, क्या डिटेल्स निकाली आपने टाटा मोटर्स के नंबर से? जी, फोकस में है टाटा मोटर्स। ओवरऑल पहली तिमाही के नतीजे के बारे में बताएं तो वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। रेवेन्यू इनलाइन रहे हैं एक्सपेक्टेशंस के, लेकिन एबिटा मार्जिन जो है बिलो दी एस्टिमेट्स देखने मिले। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो नेट लॉसेस है वो 5,000 करोड़ से ज़्यादा कंसोलिडेटेड बेसिस में आया है और ये जो है अनुमान लगभग 1,700 करोड़ का था। तो ये एक बड़ा जो है नंबर है ट्रैक करने के लिए। और नंबर इम्पैक्ट हुए JLR सेगमेंट के लिए। JLR सेगमेंट के आंकड़ों की भी बात कर ले तो यहाँ पे जो है आय लगभग 11% गिरी है और मार्जिन्स में भी दबाव देखने मिला। 250 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा जो है आपके मार्जिन में गिरावट एबिट और एबिटा दोनों में देखने मिली है। अगर इंपॉर्टेंट बात बताएं तो लगभग 110 मिलियन पाउंड्स का प्री टैक्स लॉस हुआ है JLR में, उसके कारण जो है नंबर्स पे इम्पैक्ट पड़ी है। ओवरऑल जो JLR का ये इम्पैक्ट इसलिए आया है क्योंकि सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन की इश्यूज़ चल रही है, उसके अलावा रिवैल्यूएशन हुई है फॉरेक्स और कमोडिटी हेजेस के कारण। इन एडजस्टमेंट्स के कारण JLR के नंबर्स पे इम्पैक्ट पड़ा है और ये इम्पैक्ट एडवर्स वर्किंग कैपिटल में भी आया है जिससे नेट डेट जो होती है उस पर असर पड़ी है। अगर भारत के ऑपरेशंस के बारे में बात करें तो स्ट्रॉन्ग रही है कमर्शियल व्हीकल्स और आपके PV बिजनेस दोनों को ले लीजिए, जहाँ पे अच्छी वॉल्यूम रियलाइजेशन हुई है और मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट देखने मिला है। कंपनी आगे आउटलुक एक्सपेक्ट कर रही है कि नेट डेट ऑटो फ्री FY24 तक हो जाए और दूसरे तिमाही से फ्री कैश फ्लोज और एबिट जो है पॉजिटिव हो जाए। और JLR के दो अहम गाइडेंस हैं। सबसे पहला है कि जो विजिबिलिटी है चिप सप्लाई की वो अब इम्प्रूव होने वाली है और कंपनी रैंप अप करने वाली है प्रोडक्शंस उनके नए रेंज रोवर और नए रेंज रोवर स्पोर्ट के लिए। और आगे जाते हुए जो है एक सिग्निफिकेंट एबिट मार्जिन का डिलीवरी का कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है लगभग 5% का। और उसके अलावा जो फ्री कैश फ्लो होता है उसका लगभग आप कह सकते हैं 1 बिलियन पाउंड्स का पूरे साल के लिए एस्टिमेट रखा है। शुक्रिया शरद। आस्था, आपको कैसे लगे नंबर्स यहाँ पर टाटा मोटर्स के, क्योंकि घाटा तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, देखिए JLR के नंबर्स हम ऑलरेडी सबड्यूड यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे। उसका एक बड़ा कारण ये भी था कि जो चाइना में ये लॉकडाउन्स हुए थे उसकी वजह से वॉल्यूम अफेक्ट होते हुए नजर आ रहे थे JLR के, तो वो भी एक मेजर कारण था। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे जहाँ 1,700 करोड़ के लॉस की उम्मीद थी उसके अगेंस्ट में काफी बड़ा घाटा यहाँ पे कंपनी ने दिखाया, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा स्टॉक प्राइसेस के लिए ये एक डाउनसाइड मोमेंटम दिखा सकता है। ये कारण हो सकता है डाउनसाइड मोमेंटम दिखाने के लिए। तो नियर टर्म में हो सकता है एक बार स्टॉक प्राइसेस में हमें प्रेशर देखने को मिले, इसलिए अगर किसी को खरीदना है तो अभी रुक जाए क्योंकि लोअर लेवल्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, तो वहां पे खरीदारी का मौका करें। मेरे हिसाब से आने वाले 1 महीने तक एटलीस्ट वेट करें, नई खरीदारी ना करें। 1-1.5 महीने बाद जब स्टॉक थोड़ा सा नीचे के लेवल्स पे मिलना चालू हो तब देखना चाहिए। अगर लिया हुआ है तो होल्ड करना है, नई खरीदारी अभी नहीं करनी। ओके, तो अगर आपने लिया हुआ है स्टॉक तो इसको होल्ड कीजिए। अगर आप नई खरीदारी करना चाहते हैं तो रुकिए, करीब 1-8 महीने का समय दीजिए, कूल ऑफ हो जाएगा स्टॉक, उसके बाद हम बात करते हैं, फिर डिसाइड करेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी बननी चाहिए टाटा मोटर्स पे। लेकिन इस बीच जो 5G स्पेक्ट्रम से जुड़ी खबरें आ रही हैं वो ये कि 9 राउंड हो चुके हैं यहाँ पर बिडिंग के, करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए की बोलियां लग चुकी हैं और अभी भी कल का दिन रिजर्व रखा गया है, कल के दिन भी बोलियां लगाई जाएंगी। आज हम देख रहे थे आस्था, भारतीय एयरटेल का स्टॉक लगातार कमजोरी दिखा रहा था। कहीं ना कहीं डर है अब निवेशकों के भी मन में कि न जाने कितना पैसा कंपनियां खर्च कर देंगी 5G पर और उसके बाद बैलेंस शीट पर असर पड़ेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव एक राउंड हो रहे हैं और मेरे हिसाब से बोलियाँ भी काफ़ी ऊपरी स्तरों पे आ रही है, तो डेफ़िनेटली वो एक बैलेंस शीट को यहाँ पे एक प्रेशराइज़ कर सकती है और उसी वजह से हमने देखा है कि आज भी स्टॉक यहाँ पे थोड़ा-सा डाउन साइड दिखा रहा था। मेरे हिसाब से 673 के आसपास का क्लोज़ है, तो अभी थोड़ा-सा एक बार वीकनेस हो सकती है बट लॉन्ग टर्म इंटैक्ट है। फिर भी भारतीय एयरटेल में लॉन्ग टर्म बोलेंगे तो मिनिमम यहाँ पे समय सीमा 6 महीना तो रखनी ही होगी और 6 महीने से ऊपर की अगर समय सीमा का होराइज़न है, तो ही इसमें निवेशित रहने में फ़ायदा रहेगा।
करेक्ट। तो अगर भारतीय एयरटेल की तरफ आपकी नजर जा रही है, क्योंकि ये स्टॉक कुछ कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है, अच्छा स्टॉक है, ऐसा लगता है कि ले लिया जाए, पोर्टफोलियो में शामिल किया जाए, तो एक मंत्र याद रखना है, वो ये कि कम से कम 6 महीने के लिए होल्ड करना है, तभी इस स्टॉक को आपको लेना है। चलिए, ये तो लॉन्ग टर्म की बात हुई, लेकिन शॉर्ट टर्म यानी कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए कौन से स्टॉक्स आपके फोकस में रहने चाहिए, उस पर भी करेंगे चर्चा। वक्त है वीआईपी शेयर्स का। नितिलेश, आपसे करेंगे शुरुआत। बताइए, कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए कौन से स्टॉक्स रहेंगे आपकी नजर में? सर, मेरा एक जो ट्रेड होगा वो होगा फेडरल बैंक का। अगर ये फेडरल बैंक का 109 के ऊपर अगर मार्केट क्लोज दे देता है तो हम लोग 103 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बाइंग पोजीशंस करके जा सकते हैं। इमीडिएटली लेवल के ऊपर मेरा जो टारगेट होगा वो होगा 120 रुपए का। अगर मार्केट उसी लेवल को भी सस्टेन कर देता है तो थोड़ा सा हम लोग ऊपर की साइड में और टारगेट देख सकते हैं। और जैसे आप अभी भारतीय एयरटेल की बात कर रहे थे, तो चार्ट के हिसाब से मैं भी थोड़ा उसी को ट्रैक कर रहा था, अभी चार्ट उसी का देख रहा था। तो 670 एक इम्पोर्टेंट लेवल है। इसके नीचे अगर ये 15 मिनट भी सस्टेन हो जाता है तो इसमें एक फॉल हमें देखने को मिल सकता है। 635 से लेके 630 ये दो लेवल जो है वो काफी अहम सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे। तो ये मेरा अगर शॉर्ट कॉल बनता है तो भारतीय एयरटेल के ऊपर 670 से लेके 675 इसके नीचे अगर क्लोजिंग आता है तो हम लोग इसमें शॉर्ट जाना भी पसंद कर सकते हैं। पोजिशनली ये काफी अच्छा काउंटर है। 550 580 के आसपास अगर मिलता है तो लॉन्ग टर्म के लिए जरूर ऐड करें। चलिए ठीक है, ट्रेडर्स के लिए सलाह ये है कि 670 के नीचे अगर मिल रहा है तो आप इसमें शॉर्ट कर सकते हैं भारतीय एयरटेल में। लेकिन दूसरा स्टॉक है फेडरल बैंक, यहां पर है खरीदारी की सलाह। आस्था, 30 सेकंड में अगर आप बता सकें आपके कौन से स्टॉक्स होंगे? मेरा पोजिशनल कॉल रहेगा जीएसएफसी में, बाइंग की सलाह रहेगी। टारगेट इस पे 183 का और फिर 190 का रहेगा। ओके, तो जीएसएफसी का स्टॉक यहाँ पर फोकस में है। यहाँ पर 190 तक के टारगेट्स, नजरिया थोड़ा लंबा रखिएगा। तो ये स्टॉक्स हैं जिन पर आप कल के ट्रेडिंग सेशन में फोकस कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आस्था और नितिलेश, समय निकालकर आज शो में शामिल होने के लिए। कल की तैयारी में भी फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ।